हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पे एक ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका हाथ हो गया और ये आप हो गए, राइट। इट डजेंट मैटर, योर हैंड इज़ क्वाइट लॉन्ग। सो ये आप अपने हाथ पे एक ब्लॉक रखे हुए और धीरे धीरे अपने हैंड का जो आपके हाथ का इंक्लिनेशन है आप बढ़ा रहे हैं। तो आप जैसे जैसे हाथ का इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा कि कुछ देर के बाद एक ऐसा एंगल आएगा जिस पे ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो उस मिनिमम इंक्लिनेशन को जिस पे आपका ब्लॉक जो है जस्ट स्लाइड करना शुरू करे, उस इंक्लिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, जो हॉरिजॉन्टल से आएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका अगर डायग्राम देखें, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, या डेफिनेशन में अगर बात करें तो द मिनिमम एंगल एट विच ऑफ इंक्लाइन प्लेन, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि द मिनिमम एंगल ऑफ inclined plane at which block just starts sliding is called angle of repose, right? दिस विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। चलिए इसको हम लोग थीटा पी नाम देते हैं। ये मुझ पर कि थीटा पी क्यों ना दे, थीटा आर क्यों नहीं, थीटा पी बोलने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो थीटा पी अगर हम लोग नाम दें तो हम लोग को अगर थीटा पी निकालना है तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ब्लॉक जो है इतने इंक्लिनेशन पे स्लाइड करना शुरू कर चुका। सपोज कीजिए कि द ब्लॉक स्टार्टेड स्लाइडिंग एट दिस मच एंगल, राइट। सो इफ दिस वन इज थीटा पी, सो इसमें सिचुएशन क्या हुआ कि देखिए अभी तक हम लोग क्या करते आते थे कि ये आपका ब्लॉक रहता था, एम मास का ब्लॉक है, राइट। द फोर्सेज ऑन दिस ब्लॉक विल बी, वन फोर्स विल बी डाउनवर्ड विच इज एम जी, राइट। वन फोर्स विल बी नॉर्मल, दिस फोर्स विल बी नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। अब इसके अलावा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट होगा, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, एक्ट होने वाला है। अब फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम लोग ये बोल सकते हैं, अब हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के कारण बोल सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे आना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि एक एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अगर लगेगा इस केस में तो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, किधर लगेगा आपका, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करूँगा कि अगर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है, इफ़ दिस ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड टू स्लाइड, इट मीन्स द डाउनवर्ड फोर्स is almost equal to upward friction force. The downward force means down the inclined plane will be almost equal to the friction force which is up on the inclined plane, correct। तो हम लोग को दोनों को जस्ट बराबर कर देना है अभी, ठीक है। चलिए हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। फोर्सेस को अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो आपको पता है कि एम जी का एक कंपोनेंट यहाँ आता है विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दिस कंपोनेंट इज एम जी साइन थीटा and the other component is here which is mg cos theta, right, mg cos theta। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखने की बात करें तो इक्वेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं, here first of all we'll calculate the normal is equal to mg cos theta, right, we already know that। क्यों, क्योंकि नॉर्मल आपको ऊपर की तरफ लग रहा है, mg cos theta डाउन द इंक्लाइन। आपको पता है कि इस केस में हम लोग फोर्सेस को जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व करते हैं। फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, मीन्स इसको वाई एक्सिस माना करते हैं, इसको क्या माना करते हैं, एक्स एक्सिस, राइट। तो जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है उसमें ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा ऊपर का वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, राइट। अब एफ मैक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। हम लोग ये अभी नहीं श्योर है कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा या नहीं, लेकिन एफ मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस into n, right। and what is the value of mu s, actually we don't have right now here, we'll just take mu s as mu s, static coefficient friction, correct। so if the block is at rest the acting friction will be a static friction force,
So it will be f max is equal to mu s into n, which is equal to mu s into mg cos theta. Mu s into what? mg cos theta, करेक्ट। तो इतना हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट sliding, here what you can say that mg sin theta should be just equal to, actually it will be slightly greater than, but हम लोग लिमिटिंग कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं mg sin theta should be just equal to f max, राइट, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम आपका लग रहा है, सपोज कीजिए दिस इज 10 न्यूटन, तो अगर mg sin थीटा का वैल्यू जैसे ही 10 न्यूटन होगा वैसे ही ब्लॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा, वैसे ही ब्लॉक क्या हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली 10.1 होना चाहिए या 10.001 होना चाहिए, लेकिन हम लोग लिमिटिंग वैल्यू के लिए दोनों को जस्ट बराबर बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस आपको ऐसा एंगल निकालना है जिसपे जस्ट स्लाइड करना शुरू करें। तो mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू f max, और यू कैन से शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट्स म्यू mg cos थीटा, सॉरी म्यू एस mg cos थीटा। तो आपका mg आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि mg विल गेट कैंसिल्ड, एंड फ्रॉम हियर एक्चुअली व्हाट यू कैन सी इज दैट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, राइट, actually is tan theta p, angle of repose, or you can say the angle of repose is theta p, which is equal to tan inverse mu s, right। और अगर नहीं दिया हुआ हो, if not given then take mu s is equal to mu, right, mu s mu के सारे वैल्यू बराबर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर एंगल ऑफ रिपोज अगर निकालना हो तो एक्चुअली mu s से बिलोंग करेगा। वो किससे बिलोंग करेगा, mu s से। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकल सकते हैं अब कि इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा पी, अगर थीटा जो है थीटा पी से बड़ा होगा, ब्लॉक विल स्लाइड। अगर आप एंगल को फिर से फर्दर आप इंक्रीज करेंगे तो ब्लॉक स्लाइड करेगा, बट इफ थीटा इज लेस देन थीटा पी, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। अगर इक्वल होगा तो आपको पता है कि जस्ट स्लाइड करना शुरू करें, मतलब चांसेस है कि स्लाइड कर जाएगा, तो आपका लिमिटिंग कंडीशन होगा एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि अ सैंड इज एक्यूमुलेटेड ऑन द ग्राउंड ऑन कोनिकल शेप। ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें तो आपको पता है कि अगर हम लोग ड्राई सैंड हो, ऑब्वियस सी बात है ड्राई सैंड हो, तो उसको आप जब एक्यूमुलेट करते हैं तो होता क्या है कि कुछ ऐसा शेप बनाता है, और कुछ ऐसा शेप बनाता है, ठीक है। तो सैंड इज accumulated on ground on conical shape of base radius 10 meter, right? Then find the maximum value that can be accumulated if coefficient of friction of grain is 0.6। अब देखिए होता क्या है कि आपको पता होगा कि जैसे जैसे आप सैंड यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर एक लेयर वाइज ऐसे बढ़ते जाता है, लेयर वाइज। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए सैंड का जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन हो सकता है एक फिक्स इंक्लिनेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप फर्दर इस पर सैंड डालेंगे तो नीचे स्लाइड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्लाइड नीचे क्यों कर रहा है, क्योंकि mg sin थीटा का वैल्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट से ज़्यादा है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स से आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तो उसी कारण से जो सैंड होता है, बिल्कुल हम जिसको अभी एंगल ऑफ रिपोज में पढ़ें, तो सैंड जो है उसका इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन होगा वो आपका एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा। तो आप जैसे जैसे सैंड को पोर करते जाएंगे यहाँ पर सैंड वैसे वैसे एक लेयर टाइप का बनाएगा। इट विल फॉर्म अ समथिंग दिस काइंड ऑफ शेप and each layer will have same inclination, correct? Why? Because this inclination will belong to angle of repose. This inclination will belong to angle of repose. Just imagine any sand particle, correct? Why this sand particle is staying here? Because the friction force is trying to hold it and mg is trying to pull it down, right? तो फ्रिक्शन फोर्स और mg जब बैलेंस आउट हो जाएगा तो वो आपका सैंड एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब अभी वो रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही आप फर्दर नया सैंड का ग्रेन नया लेयर को आप पुट करेंगे तो क्या होगा कि फिर से वो स्लाइड कर फिर से एक नया लेयर बनाएगा। एक्चुअली इंक्लिनेशन उसका ऐसा नहीं कि इंक्लिनेशन इसका बढ़ते जाएगा, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऑल दिस लेयर विल हैविंग सेम इंक्लिनेशन, करेक्ट। सो आपसे पूछा गया है, तो यही मैं एक लेयर बनाता हूँ, तो आपसे क्या पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेन विच कैन बी एक्यूमुलेटेड ऑन द बेस रेडियस ऑफ 10 मीटर। सो आपको पता है कि यहाँ एक कोन टाइप का शेप बनेगा,
तो यहाँ अगर कौन टाइप का शेप में 1 सेकेंड, तो अगर कौन शेप टाइप का अगर शेप बनेगा तो उस कोन का रेडियस जो है, द रेडियस इज गिवन एज 10 मीटर, राइट. So what we can do here actually, what we can do is that we can calculate theta p, right, angle of repose. If we'll calculate theta p, actually we can calculate the height of cone, and once we'll calculate the height of cone, we can calculate the volume accumulated. So tell me, what is tan theta p? So we know that tan theta p, actually the theta inclination of actually sand grain, or inclination of cone actually, if theta p is equal to mu, we have just studied about it, right, this tan theta p is equal to mu. अब यहाँ पर देखिए म्यू एस म्यू के दोनों अलग दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट म्यू को यूज़ करेंगे, राइट. सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और यू कैन से tan थीटा p इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, इट्स 0.6. तो हम लोग tan थीटा p का वैल्यू पता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में वैल्यू ऑफ tan थीटा p इज height by radius, right, this will be height by radius. So you can say that h by r is equal to 0.6. So the value of h will be 0.6 into r, which is how much, 0.6 into r, which is equal to 0.6 into r is 10 actually, so 6 meters. तो जो सैंड ग्रेन का हाइट होगा, जो आपका कोन का हाइट होगा, आपका 6 मीटर्स होगा, ठीक है. तो द वॉल्यूम इज इक्वल टू, द वॉल्यूम इज 1/3 पाई r square h, right. So 1/3 pi r, what is r, and actually this is the volume of cone. r is 10 square into h is 6 meters, right. सो हम लोग 3 को 6 से कट करते हैं, पाई को कट करेंगे तो आपका आएगा, एक्चुअली पाई का अगर वैल्यू पुट करें तो 3.14 इंटू 100 इंटू 2, राइट, 100 इंटू 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 314,628 मीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सैंड ग्रेन यू कैन एक्यूमुलेट ऑन दैट रेडियस, करेक्ट. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इफ इंक्लिनेशन इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज. तो देखिए, अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे ही आप इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा करेंगे तो ब्लॉक स्लाइड करेगा, तो यहाँ पर वैसा ही कुछ सिचुएशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ सिचुएशन वैसा ही है, राइट. तो आपको इसमें निकालना है, आपको इसमें क्या निकालना है कि एक्सेलेरेशन कितना होगा. चलिए हम लोग अलग डायग्राम बनाते हैं, हम लोग क्वेश्चन को हटाकर थोड़ा सोल्यूशन यहाँ किया जाए, राइट. तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने आधा क्वेश्चन कर रखा है, आधा क्वेश्चन कहाँ कर रखा है, दैट इज इन न्यूटन्स लॉ, दैट इज इन न्यूटन्स लॉ, राइट. न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि एक्सेलेरेशन होता है जी साइन थीटा. मैंने आपको बोला था कि वैल्यू को याद रखना है. द एक्सेलेरेशन इज वॉज जी साइन थीटा देयर. वी हैव डन मेनी क्वेश्चन ऑन दैट फार्मूला. सो इफ यू हैव एम इज मास इज एम, ये आपका थीटा हो गया, विच इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, सो दैट्स वाई द ब्लॉक इज स्लाइडिंग. तो आपको इसका एक्सेलेरेशन निकालना है. तो चलिए हम लोग फटाफट इसका ए बी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. तो ए बी डायग्राम में ये बोलेंगे कि यहाँ तो वन ऑफ द फोर्स विल बी एम जी, वी ऑलरेडी नो दैट. अदर फोर्स विल बी नॉर्मल रिएक्शन, द बैकवर्ड फोर्स विल बी फ्रिक्शन, द बैकवर्ड फोर्स विल बी फ्रिक्शन. यहाँ पर एम जी का अगर रिजॉल्व करने की कोशिश करें, विच वी ऑलरेडी नो दैट दिस फोर्स इज एम जी साइन थीटा, राइट, एंड दिस कंपोनेंट इज एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा. अब देखिए, जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा. सबको पता है कि अगर आएगा ब्लॉक तो नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाने वाला है नहीं. तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले हम लोग नॉर्मल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होता है कितना, एम जी कॉस थीटा, राइट. वी ऑलरेडी नो दैट नॉर्मल इज विल बैलेंस्ड बाई एम जी कॉस थीटा हियर. एंड एफ मैक्स का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एफ मैक्स को दिखाना नहीं है, एफ मैक्स का वैल्यू साइड में कैलकुलेट करना है. जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, या ये बोलिए इसमें एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा. आपको पता है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हुआ, तो क्यों नहीं यहाँ पर एफ के लिख दें. और याद रखिए कि यहाँ पर म्यू के और म्यू एस का वैल्यू एक ही दिया हुआ है. म्यू के हो या म्यू एस हो, मतलब स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, दोनों का वैल्यू मुझे एक ही अज्यूम करना है. तो एफ के का वैल्यू अगर लिखेंगे तो हम लोग म्यू के इंटू एन बोलते हैं और म्यू इंटू एन डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है. तो ये जो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. एक्चुअली मैं बोल क्या रहा था कि यहाँ पर आपका म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के दिया हुआ है, इज इक्वल टू म्यू आपको लेना है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपका होता था म्यू एस
म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम तो वैल्यू नहीं बोल सकते, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता था वो होता था म्यू के इंटू एन। लेकिन दोनों अगर बराबर हो तो दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू या काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, दोनों का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, राइट। तो अगर अगर दोनों का वैल्यू एक ही हो, म्यू एस और म्यू के का वैल्यू एक हो, तो आप या तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करें, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो एफ के इतना होगा। अब सबको पता है कि ब्लॉक स्लाइड करा है, तो यहाँ पर जो होगा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लेगा? ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लेगा? मैक्सिमम। मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम लगेगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो डाउनवर्ड में हो जाएगा, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ए एम जी साइन थीटा इज एक्टिंग डाउनवर्ड माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू एम ए, राइट। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम लोग फ्रिक्शन का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इट्स म्यू एम जी कॉस थीटा। ये मैक्सिमम लेगा एक्चुअली, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है, इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी, आई थिंक यू कैन गेट हियर, सो एम विल गेट कैंसिल्ड एंड इट विल बिकम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos theta. So the value of A is equal to G into sin theta minus mu cos theta माइनस म्यू कॉस थीटा। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसे याद करना सही नहीं है। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपली जी साइन थीटा विच वी ऑलरेडी रिमेंबर, राइट। जी साइन थीटा कब होता था? जब फ्रिक्शन जीरो होता था, लेकिन फ्रिक्शन के कारण दैट वैल्यू विल बिकम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। ये फ्रिक्शन के कारण आपका हो गया, ये आपका एम जी के कारण हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक इफ इट इज गिवन अपवर्ड वेलोसिटी यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक को अपवर्ड वेलोसिटी दिया गया है यू, इस केस में हम लोग को रिटार्डेशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्लॉक धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। तो ब्लॉक धीरे धीरे स्लो होते जाएगा क्योंकि इस पर रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है। चलिए हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन की बात करें हम लोग, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका ए मास हो गया, राइट। हम इस पे सारे फोर्सेस को अगर दिखाएंगे, सारे अगर हम लोग फोर्सेस को दिखाएंगे तो फोर्सेस को हम लोग ये बोल सकते हैं द एक्टिंग फोर्सेस आर, वन ऑफ द फोर्स इज एम जी, अदर फोर्स इज नॉर्मल, ठीक है। अब फ्रिक्शन की बात आती है तो देखिए ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन जो है हमेशा वेलोसिटी को अपोज करता है। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्टिंग फ्रिक्शन होगा दैट फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब ब्लॉक रेस्ट में हो, ठीक है, और उसका वैल्यू वेरिएबल होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा वो डाउनवर्ड की तरफ एक्ट होगा। हम लोग एफ के दिखा सकते हैं, इतना तक जाने तो हम लोग डायरेक्ट दिखा सकते हैं दैट एक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ के, राइट। तो एफ के होगा। फोर्सेस को अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो आपका एम जी कॉस थीटा ये हो जाता है, and the mg sin theta will be in downward direction, which we already know that mg sin theta, this force will be mg sin theta. So now we already know that normal reaction is actually equal to mg cos theta, correct. What is the normal reaction? mg cos theta, and the value of fk will be equal to mu into n, which is equal to mu mg cos theta, right. अब हम लोग बोलेंगे क्या कि एक्सलेशन होगा किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है, तो इसी कारण से मैं इसको रिटार्डेशन बोल रहा था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर वो बात करें तो विच इज इक्वल टू एक्चुअली एम जी साइन थीटा प्लस एफ के इज इक्वल टू एम ए, राइट। or you can say that mg sin theta, wait a second, I am going to shift it little bit up,
बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट लॉन्ग। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो यहाँ से जो एक्सलेशन आ जाएगा, एक्सलेशन कितना आ जाएगा, दैट एक्सलेशन विल बिकम इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। देखिए इसको एक्चुअली हम लोग सोच सकते थे, इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है जी साइन थीटा वो होता है ग्रेविटी के कारण, एंड दिस टर्म इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट। सबको पता था, सबको नहीं पता था एक्चुअली, बिगिनिंग में आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि वी नो दैट द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। सो पिछले केस में क्या हो रहा था कि पिछले केस में एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड हो रहा था, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड हो रहा था, ठीक है। तो नीचे का जो नेट एक्सलेशन डाउनवर्ड में हो गया था वो कितना हो गया था, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फोर्स हो गया था। एक्सलेशन कितना आया था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम जी साइन थीटा भी ग्रेविटी का भी कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो ग्रेविटी के कारण जो आपका एक्सलेशन आता है दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और जो फ्रिक्शन के कारण जो एक्सलेशन आता है वो आता है कितना आपका, म्यू जी कॉस थीटा, राइट। अब दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है, तो नेट जो डाउनवर्ड में एक्सलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। जो लास्ट केस में था, लास्ट केस में आपका फ्रिक्शन तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी तो आपका नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ है। तो जो नेट फोर्स, जो नेट एक्सलेशन नीचे की तरफ बोलेंगे वो कितना बोलेंगे, जी साइन थीटा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, जी साइन थीटा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट, एंड व्हाट, एंड म्यू जी कॉस थीटा विल बी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको इन आंसर्स को ध्यान रखना है, एक्चुअली ये आंसर आपको पक्का ध्यान रखना है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग डायरेक्टली, एंड if you will be able to remember this answer then obviously you can conclude this answer too, right। सो हम लोग ऐसे सोचेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।